डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VS के विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोगों को क्लास 12वीं का बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान पाठ है एक, जीवों में जनन। इसका पाठ है आप लोग का थ्री। इससे पहले हम आप लोग को 2 पार्ट में वीडियो ला चुके हैं और वीडियो जो है आप लोगों को ये लेक्चर के रूप में है, तो इसलिए आप लोग को वीडियो को देखने से ज़्यादा सुनने को वैल्यू देना पड़ेगा और सुनना पसंद हो करना पड़ेगा। अगर आप लोग पूरा बात को सुन लीजिएगा तो इसमें ऐसा कोई भी बात नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। चलिए आप लोग को वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। चलिए हम लोग पिछले वीडियो में जहां अंत किए हैं वहीं से शुरू करते हैं, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए और ये पता भी न चले कि ये नया वीडियो है। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए, कह रहा है सभी इकाई के जनन रूपांतरित तने से ही नहीं होते, पत्तियों से भी नए पौधे बनते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग तो यहाँ बात समझना है, यहाँ क्या है, काई की जनन रूपांतरित। काई की जनन रूपांतरित अगर करते हैं आप लोग, तो जैसे तना लोग लगाता है तो उगता है। आम तौर पे देखिए आप लोग जैसे नया पौधा उगाते हैं तो नया पौधा किसी कैसे उगाते हैं, या तो उसके बीज से या बिया से उगाते हैं, या तो मतलब बीज या बिया एक विधि आप लोग को हो गया। दूसरा विधि हो गया आप लोग को, दूसरा विधि है आप लोग का जड़ से। जैसे मान लीजिए केला वो का बांस का जड़ रोप दीजिए, जड़ से भी हो जाएगा। तीसरा जो है आप लोग को तना से, मतलब डाल से कहिए, बीज से, जड़ से, तना से। लेकिन आप लोगों को नहीं पता होगा या नहीं जानते होंगे, तो जान लीजिए ये जो चौथा है आप लोगों को, चौथा है पत्ती से भी होता है। यानी साफ साफ कह रहा है यहाँ पे पत्तियों से भी नए पौधे बनते हैं। अब कहिए कि व्हाट, पत्ती से नया पौधा बनता है? ये तो पहली बार सुन, तो सही बात है, पहली बार सुन रहे होंगे या पहले सुने होंगे तो अच्छा बात है, ठीक ना। जैसे फलनीयु वर्टिसिलेटा तथा पत्थर चट्टा, जिसको इंग्लिश में ब्रायोफिल्म कहा जाता है। आप लोग देखिए मेरे बागान में ये पत्थर चट्टा, मतलब जो पत्थर चट्टा का पौधा लगा हुआ है, दिखा रहे हैं आप लोग को फोटो। चलिए आप लोग को आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए यहाँ पे कह रहा है पत्थर चट्टा में पत्तियों के कटे किनारे में उपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती हैं। ये कलिकाएं मातृ पौधे से अलग होकर नए पौधा को जन्म देती है। जैसे मान लीजिए, देखिए कहीं पे अगर पत्ती कट गया, पत्थर चट्टा है या ब्रायोफिल्म है, इंग्लिश में ब्रायोफिल्म और हिंदी में पत्थर चट्टा कहा जाता है। तो पत्थर चट्टा के पत्ती मान लीजिए कहीं पे कट गया, कटेगा तो क्या बनेगा, उपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होगा। उपस्थानिक निकलेगा उस पत्ती में से। जब उपस्थानिक निकलेगा तो उपस्थानिक मातृ कोशिका, जो मतलब बड़ा वाला पौधा है उसका मतलब माता कहिए, तो उससे क्या होगा, अलग हो जाएगा। अब पतैया में से नया पौधा को जन्म दे देगा, जन्म दे देती है। तो इस तरह से होता है, ठीक। और भी आप देखिए, पादपों की भांति जंतुओं में भी अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन, यहाँ पे जनन नहीं होगा, जनन होगा, होता है। उच्च श्रेणी में जंतुओं में केवल लैंगिक जनन होता है, ठीक ना। उच्च श्रेणी की, जैसे जैसे मान लीजिए हम लोग जंतु हैं तो उच्च श्रेणी के हैं, तो हम लोग में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोग को आगे, यानी अब यहाँ से, तो यहाँ पे कहिए कि आज की वीडियो से यहाँ से शुरुआत करना था। चलिए अब पत्थर चट्टा आप लोग को देखना है, तो पत्थर चट्टा पहले ये या ब्रायोफिल्म का पहले आप चित्र देख लीजिए। पत्थर चट्टा या ब्रायोफिल्म का आप चित्र देखिए, तो यहाँ पे देखिए या देख रहे होंगे आप लोग कि ये एक पौधा है। अब पौधा जैसे मान लीजिए है, तो पौधा की ये पत्ती है। अब पत्ती में से नया नया देखिए यहाँ पे पौधा निकला है, यहाँ पे पौधा निकला है, ऊपर में यहाँ पे यहाँ पे पौधा निकला है, जो कि आप लोग को आसानी से दिख भी रहा होगा, दिख रहा है, ठीक ना। चलिए उसके बाद दूसरा चित्र भी दिखाते हैं आप लोग को। तो दूसरा चित्र यहाँ पे देखिए आप लोग को, ये ब्रायोफिल्म का पौधा है। ब्रायोफिल्म का पौधा जो यहाँ पे आप लोगों को गिरा है, नया वाला पौधा है। ये सब बड़ा वाला जो है मातृ मतलब पौधा है, मतलब उसका मातृ या गर्जीवन है कहिए कि, है ना। यहाँ पे जो छोटा छोटा दिख रहे हैं ये नया नया पौधा है, यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे, तो ये मेरे हाथा में लगाए हुए पौधा है। तो मेरे हाथा में लगाया हुआ पौधा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे खुद मेरा हाथ है, ठीक ना। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, तो ये पौधा है, ये पौधा मतलब पत्ती है, तो पत्ती में ही उगता है। अब पत्ती जब जहाँ पे मतलब कट के तो उपस्थानिक होता है, उपस्थानिक में से नया कलिका निकलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका जड़ भी है। यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ पे इसका जड़ भी है ना, जड़। अच्छा ये है पत्ती है, अब पत्ती में से जड़ भी है। अब बताइए, आप लोग बहुत सारा पौधा देखे होंगे जो कि बीज या बिया रोप के नया पौधा उगा लिया जाता है, या डाढ़ या तना रोप के उगा लिया जाता है,
या जड़ रोप के उगा लिया जाता है। लेकिन आप लोग पहला बार देख रहे होंगे कि पतई रोप के भी या पतई से भी नया पौधा विकसित किया जा सकता है, ब्रायोफिलम या मतलब पत्थर चट्टा का पौधा है, ठीक ना। चलिए चित्र आप लोग देख लें ताकि आप लोग को मज़ा भी आया होगा और समझ में भी आ गया होगा, आप कभी भूलेंगे नहीं, इसलिए चित्र भी दिखाना जरूरी होता है। हम चित्र दिखाते हैं। चलिए आगे अब देखिए, तो ये सब जितना भी हम जान रहे थे, ये सब अलैंगिक जनन के बारे में जान रहे थे। अलैंगिक मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जान रहे थे। लेकिन अब किस में जानेंगे? लैंगिक जनन। कौन सा? लैंगिक जनन। इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लैंगिक जनन लगभग सभी जीवधारियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। देखिए जीवधारी है और वो भी उच्च श्रेणी के हैं ना, तो लैंगिक जनन ही व्यवहार किया जाता है, तो सभी जीवधारियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। परंतु उच्च वर्गीय पौधों एवं जंतुओं में यह जनन को एकमात्र विधि है। लैंगिक जनन में विपरीत लिंग वाले जीवों के द्वारा नर एवं मादा युग्मक बनाए जाते हैं। अब देखिए लैंगिक जनन है, आप लोग को इससे पहले भी समझा चुके हैं लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक में कोई दो गो विपरीत लिंग वाला की जरूरत नहीं है, लेकिन लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में सेक्सुअल यानी संबंध बनाना पड़ेगा। संबंध बनाना पड़ेगा तो एगो नर एवं मादा चाहिए। यहाँ पे साफ साफ कह रहा है, मतलब दो गो विपरीत लिंग वाला, दो गो विपरीत लिंग वाला कौन? एगो नर एगो मादा। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के यहाँ पे कह रहा है, नर युग्मक और मादा युग्मक से मतलब बनाए जाते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संगलन से युग्मनज बनता है। युग्मनज को कहते हैं जैगोट बनता है। यह विकसित होकर नए जीव को जन्म देता है। तो देखिए अब यहाँ की प्रक्रिया समझिए आप लोग मेरे भाषा में। देखिए आप लोग आंख भी बंद कर लीजिएगा तब भी कोई दिक्कत ना है, आसानी से समझा देंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए हम हैं और हमारी वाइफ है, ठीक है, और दोनों लोग क्या करेंगे? संबंध बनाएंगे। और दोनों लोग संबंध बनाएंगे तो एक निश्चित अवधि के समय बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए बनाएंगे तो नर युग्मक हम में से निकलेगा, मतलब शुक्राणु निकलेगा, इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। और जो हमारी वाइफ होगी उसका अंडाणु निकलेगा, इंग्लिश में उसको ओभम कहा जाता है, ठीक ना। तो अंडाणु और शुक्राणु का दोनों का संगलन होगा, दोनों का मिलन होगा। और जब मिलन हो जाएगा तो ये मतलब जब संगलन हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है युग्मक का संगलन। मान लीजिए मेरा नर युग्मक है और मेरी वाइफ का मादा युग्मक है, लेकिन युग्मक ही ना है, तो युग्मक का संगलन होगा। और संगलन होगा तो क्या कहलाता है? युग्मनज या जैगोट कहते हैं, इंग्लिश में जैगोट नहीं तो युग्मनज। तो जैगोट या युग्मनज बनेगा। और वही युग्मनज जैगोटवा चला जाएगा गर्भाशय में। बात समझिए, ये युग्मनज बन जाएगा फैलोपियन नलिका में, चला जाता है गर्भाशय में। अगर गर्भाशय में पलने लगता है, बढ़ने लगता है, तो उसको कहते हैं भ्रूण या एम्ब्रियो, और वो विकसित होता है और तब जाके नए जीव को जन्म देता है। तो इस तरह से आप लोग को लैंगिक जनन में मतलब उसकी क्रिया चलते रहता है, ठीक ना। अब चलिए आगे की बात जानते हैं। आप लोग देखिए, नर तथा मादा दोनों ही प्रकार के गैमीट अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। ये प्रश्न याद रखिएगा, एग्जाम में दे सकता है। तो नर एवं मादा दोनों का गैमीट जो होता है कौन सा विभाजन पाया जाता है? तो अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनते हैं, ठीक ना। इस प्रकार के विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। जैसे बात समझिए, जैसे मान लीजिए हम हैं और हमारी वाइफ है, ठीक है, हम और हमारी वाइफ है। अभी मेरा मेरा शादी नहीं हुआ है, ये मत समझ लीजिएगा कि वाइफ है ये है, ठीक ना, बस मतलब बता रहे हैं मान के, ठीक। तो मान के चलिए मेरी वाइफ है और हम हैं, ठीक। तो मान लीजिए हमसे कितना क्रोमोसोम या गुणसूत्र लिया जाएगा? तो हमसे 23 गो लिया जाएगा। अब 23 गो क्यों लिया गया? विद्यासागर में तो 46 गो क्रोमोसोम है या 46 गो गुणसूत्र है, ठीक ना। मेरे वाइफ में भी 46 गो, तभी तो वो इंसान है, लेकिन उससे भी 23 गो लिया गया और मेरे से भी 23 गो लिया गया। और दोनों को मिला के एगो नया जीव बनेगा और उसमें भी रहेगा 46 गो, यानी मेरा लड़का बनेगा। तो अब बताइए मेरे पास कितना मतलब गुणसूत्र या क्रोमोसोम था? 46। मेरे वाइफ के मतलब पास भी कितना था? 46 गो। लेकिन हम लोग दिए कितना? जब जनन करना था, संतान उत्पत्ति करना था, तो आधा दिए। आधा दिए तो कौन सा विभाजन हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ। कौन सा विभाजन हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ही बनता है। गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अर्धसूत्री है तो आधा। अर्धसूत्री विभाजन में क्या हुआ? गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम कहा जाता है, ठीक ना। चलिए उदाहरण के लिए, अब उदाहरण देखिए उसको जो जो कि हम समझा दिए, चलिए समझ लीजिए फिर भी। मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पे कह रहा है, देखिए अर्धसूत्री विभाजन के
अंड तथा शुक्राणु में केवल 23 क्रोमोसोम विद्यमान होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा शुक्राणु, बात समझिए, हमारा शरीर नहीं, हमारा शरीर जो है, शरीर में कितना क्रोमोसोम है? 46 गो, या गुणसूत्र कितना है? 46 गो, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब हमारे शुक्राणु में, जैसे मान लीजिए हमारे शुक्राणु से हमारा संतान उत्पत्ति होगा, तो हमारे शुक्राणु में कितना क्रोमोसोम है? तो उसमें मात्र और मात्र 23 होते हैं। साफ साफ यहाँ पे कह रहा है, समझ रहे होंगे। तो 23 क्रोमोसोम विद्यमान रहते हैं, किसमें? शुक्राणु और अंडाणु में भी। अंडाणु में भी मतलब 23 गो, और शुक्राणु में भी 23 गो। जैसे मान लीजिए हमारे इस मतलब जो अवाइफ होगी, उसमें अंडाणु बनेगा, तो कितना क्रोमोसोम उसमें रहेगा? तो 23 गो रहेगा। और मेरे शुक्राणु में कितना रहेगा? तो 23 गो। तो इसलिए तो कहा जाता है अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। 23 गो ऐसे में भी 46 हो जाएगा, ठीक ना। निषेचन के पश्चात जाइगोट बनता है। आज जाइगोट को कहा जाता है इंग्लिश में मतलब ये जाइगोट को इंग्लिश में है, हिंदी में इसको कहा जाता है युग्मनज, है ना, बनता है, जिसमें पुनः क्रोमोसोम की संख्या 46 हो जाती है। तो मान लीजिए अब जाइगोट बनेगा, तो फिर से क्रोमोसोम की संख्या कितने हो जाएगा? 46 हो जाएगी। इस प्रकार के संतति में गुणसूत्रों की संख्या जनक जीव के समान हो जाती है। अब जनक जीव, जैसे मान लीजिए 23 गो मिलेगा, या 23 गो मिल के जनक जीव जैसे माता और पिता को जनक जीव कहा जाता है। तो माता और पिता के जितना ही गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगा, तो माता पिता में 46 गो है, तो बच्चों में भी 46 हो जाएगा, उसके संतान में भी 46 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पादप, कवक तथा जंतु बाह्य आकार की आंतरिक संरचनाओं तथा शारीरिक विज्ञान में एक दूसरे के से बिल्कुल भिन्न होते हैं। शारीरिक क्रिया विज्ञान में क्या होते हैं? एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। अब मान लीजिए पाद मतलब पेड़ पौधा, और कवक, कवक मतलब जो पावरोटी के मतलब सतह पे बैठ जाती है, जो गीला पावरोटी होता है, या गीला रोटी कर दीजिए या कुछ भी। कवक मतलब भूरी जैसा, मतलब सफ़ेद बैठ जाएगा कवक। और जंतु बाह्यकार की, ये सब क्या होते हैं? एक दूसरे से भिन्न नहीं होगा जी। चलिए, परंतु यहाँ पे कह रहा है, परंतु ये जीव जब लैंगिक जनन के लिए पास आते हैं, तब सभी में से एक एक पैटर्न पाया जाता है। क्या होता है? सभी में से एक पैटर्न पाया जाता है, ठीक ना। चलिए, यहाँ पे अब आगे देखिए, सभी जीवों में लैंगिक जनन से पूर्व वृद्धि की एक निश्चित अवस्था तक आना पड़ता है। देखिए, गुड लाइन सबसे, देखिए इतना से इतना जो कहा गया है, बहुत ही मस्त, मतलब मस्त बात एकदम कहा गया है, खोआ के जैसा। देखिए, मान लीजिए कह रहा है सभी जीव, कोई भी जीव है, जीव को लैंगिक जनन करना है, तो एक क्या करना पड़ेगा? जनन से पहले उसकी वृद्धि की एक निश्चित अवस्था तक जाना होगा। जैसे मान लीजिए हमारा लड़का होगा 2 बरस के, हम उसका शादी कर देंगे, तो वो संतान उत्पत्ति करा लेगा? तो नहीं। क्यों? क्योंकि उसको लैंगिक जनन करना है। और लैंगिक जनन करने के लिए, मतलब जनन करने से मतलब पूर्व क्या करना पड़ेगा? वृद्धि के एक निश्चित अवस्था तक आना पड़ेगा, वृद्धि के एक निश्चित अवस्था तक। तो इसलिए ये मान लीजिए 13-14 वर्ष 15 वर्ष उसको उम्र होना ही चाहिए, तभी वो संतान उत्पत्ति कर सकता है। हालांकि और भी ज़्यादा उम्र भी चाहिए सफल संतान उत्पत्ति करने के लिए, ठीक ना। चलिए, अब कह रहा है जब जीव परिपक्व है, तो परिपक्व क्या चीज़ है? तो परिपक्व का मतलब होता है तैयार होना या सियान होना, तैयार होना या सियान होना। तो परिपक्व हो जाता है, तब जनन करने के समर्थ हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी जीव परिपक्व होगा, तैयार होगा, सियान होगा, तभी ना जनन करेगा। जनन करने के लिए क्या हो जाते हैं? समर्थ हो जाते हैं। जंतुओं में वृद्धि को, इस अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? किशोरावस्था। जब ये वाला जब तो संतान उत्पत्ति करने की क्षमता आने लगेगा शरीर में, तो इसको कहा जाता है किशोरावस्था, ठीक ना। याद रखिएगा, कहा जाता है। पादपों में यह अवस्था कायिक प्रवस्था कहलाता है। अब देखिए, ये तो जीव में आप लोग को हो गया किशोरावस्था, ये किशोरावस्था जो था आप लोग को जीव में हो गया, ठीक ना। लेकिन पादप मतलब यहाँ पे कह रहा है, पादप मतलब पेड़ पौधा भी नहीं बताए हैं जी आप लोग को। पादप में, तो पादप में क्या कहा जाएगा? तो इसी तरह से मान लीजिए अब कोई भी अमरूद का पौधा है, तो हम रोपेंगे या थोड़ा सा मतलब 10 दिन में फलने लगेगा, ऐसे थोड़े हैं। आम रोपेंगे तुरंत फलने लगेगा, वो भी एक निश्चित अवधि तक बढ़ेगा। तो मान लीजिए बढ़ेगा कोई भी फल फूल, तभी ना मतलब जनन करेगा। तो इस तरह से पादप में जो यह अवस्था, ऐसा अवस्था आएगा यानी पेड़ पौधा में, तो उसको कायिक प्रवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक प्रवस्था। तो जो मनुष्य में अगर आएगा तो किशोरावस्था, और जो मतलब पेड़ पौधे में आएंगे तो कायिक प्रवस्था कहलाएगा, कायिक प्रवस्था, ठीक ना। चलिए, कहलाता है किशोरावस्था। यहाँ पे सब सब कह रहे हैं किशोरावस्था की प्रवस्था तथा कायिक प्रवस्था की अवधि अलग अलग जीवों में भिन्न भिन्न होती है। अवधि मतलब समय। जैसे मान लीजिए किशोरावर्ष से होना है बच्चों में, तब मतलब 11 से 12 वर्ष 13 वर्ष की उम्र के बच्चों को होता है ना। अब पेड़ पौधा में
12 वर्ष के बाद फरेगा जी, नहीं ना, मतलब 3-4 वर्ष या 2 वर्ष में फरने लगता है, भाती लेता है, फल-फूल बनने लगता है। तो सबके लिए अवधि जो है यहाँ पे अवधि, ये अलग-अलग अवधि है, अलग-अलग समय है, ठीक ना? चलिए आगे हम देखते हैं। पादपों में कायिक प्रावस्था की समाप्ति के पश्चात, पादप में कायिक प्रावस्था समाप्ति हो गया पश्चात पुष्पन प्रारंभ होगा। कायिक प्रावस्था जब समाप्त हो गया क्या होगा? पुष्पन। अब पुष्पन का मतलब होता है फ्लावरिंग। फ्लावरिंग का मतलब होता है उसमें फूल आने लगेगा या फूल फरने लगेगा या खिलने लगेगा, जिससे आसानी से देखा जा सकता है। तब बताइए आप लोग बेवकूफ़ थोड़े हैं कि फूल खिलेगा, फूल आएगा तो नहीं देख पाएंगे। तो कह रहा है फूल खिलेगा या आएगा तो आसानी से देख सकते हैं। धान, गेहूँ, गेंदा आदि में पौधे वार्षिक होते हैं। यहाँ पे कह रहा है देखिए, सबसे मोस्ट एकदम लाइन सुनने के लिए मिल रहा है। देखिए धान, गेहूँ, गेंदा। अब धान एक ही बार ना फड़ेगा जी, इसे कहने का मतलब है साल में एक ही बार ना फड़ेगा। तो ये पौधे क्या होते हैं? वार्षिक होते हैं। क्या होते हैं? वार्षिक होते हैं। इनके बीच कह रहा है, इनके बीच ज़मीन में गिरने के बाद अंकुरण होता है। कोई भी पौधा ज़मीन में गिरता है, हालाँकि अच्छा है हम लोग खेती करना सीख लिए हैं तो उसको बीज को बटोर के या संचित रख के हम लोग अगले साल उगा लेते हैं। लेकिन कभी मतलब प्रकृति में क्या होता है, कह रहा है मतलब ये बीज जो है, मतलब बीज लिखा गया है, बीज होगा, बीज ज़मीन में गिरेगा उसके बाद अंकुरण होगा। ज़मीन में गिर जाएगा, मिट्टी में दबेगा, थोड़ा समय बाद अंकुरण होगा। फिर वृद्धि कर कायिक प्रावस्था में आ जाते हैं, बढ़ेगा वो पौधा। अब बढ़ के किस में जाएगा? कायिक प्रावस्था। कायिक प्रावस्था क्या है? जैसे मान लीजिए हम लोग जनन करने योग्य क्षमता रहता है तो उसमें भी फल फूल खिलने योग्य क्षमता रहता है, वो कायिक प्रावस्था आता है। तो कह रहे हैं कायिक प्रावस्था तक मतलब आते हैं, उसके बाद उसमें फूल लगने लगते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा बात है, तो उसके बाद फूल लगने लगेगा, ठीक ना? अब चलिए यहाँ पे और भी कुछ बात है, आगे देखिए। यहाँ पे कह रहा है, ध्यान से देखिए कि पादप वार्षिक, द्विवार्षिक या बहुवर्षीय होते हैं। वार्षिक या द्विवार्षिक या बहुवर्षीय क्या है चीज़ समझिए। देखिए वार्षिक मतलब हर साल वो उसमें पुष्पन लेगा, हर साल फूल खिलेगा, हर साल फल बनेगा। द्विवार्षिक मतलब होता है 2 सालों में 1 बार बनेगा, जैसे आम में होता है। अभी बता देंगे, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जब तक विद्यासागर है टेंशन बायोलॉजी में नहीं या कोई भी अन्य सब्जेक्ट में नहीं जो हम पढ़ाने लगे, ठीक ना? चलिए आप लोग को ध्यान से बस देखना होता है। यहाँ पे कह रहा है वार्षिक, द्विवार्षिक और बहुवार्षिक होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें वर्ष भर पुष्पीकरण होता रहता है। यहाँ पे कह रहा है कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि वर्ष भर पुष्पीकरण होते रहता है। वर्ष भर माने सालों भर पुष्पीकरण, माने फूल उसमें लेते रहेगा। जैसे गुड़हल। अब बताइए गुड़हल या उड़हुल, अब ये कभी ऐसा थोड़ा है कि मतलब एक बार फल जाएगा ना तो बहुत दिन बाद फड़ेगा, ऐसा नहीं ना है। मतलब ये हर वर्ष में फलता है ना। यहाँ पे आप लोग गुड़हल देख सकते हैं। कुछ पादप जैसे जामुन, लीची आदि में वर्ष में 1 बार पुष्प मिलता है। जामुन, लीची या कुछ अन्य चीज़ तो साल में 1 बार फड़ेगा। कितना बार फड़ेगा? साल में 1 बार। अमरूद मत लीजिएगा, अमरूद 2 बार फड़ जाता है साल में, ठीक ना? अच्छा, तो साल में मतलब 1 बार होगा। आम में प्रायः 2 वर्ष में 1 बार पुष्प होता है। अब देखिए थोड़ा-सा समझिए, बात समझिए। अमरूद जो वाला जो बात बताएँ इसको ख़त्म कर लेते हैं समझा के। तो अमरूद, अमरूद का मेरा बागान है। तो मान लीजिए ये अमरूद है। अमरूद, तो जो अमरूद है, तो अमरूद क्या होगा? साल में 2 बार पुष्पन लेगा। बात समझिए। तो साल में 2 बार पुष्पन ले लेगा, ठीक ना? अब यहाँ तो साल में 2 बार पुष्पन हो गया, समझ गए? लेकिन आम देखिए, आम 2 साल में 1 बार पुष्पन लेगा। सीधा-सीधा समझिए। यहाँ पे अमरूद क्या होगा? साल में 2 बार पुष्पन लेगा, लेकिन आम 1 साल, सॉरी, ये आम जो होगा 2 साल में 1 बार पुष्पन लेगा, ठीक ना? यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है जामुन, लीची आदि में वर्ष में 1 बार पुष्पन होता है। आम में प्रायः 2 वर्ष में 1 बार पुष्पन होता है। अभी तो बताएं, इस प्रकार के पुष्पन एकांतर पुष्पन कहलाता है। क्या? एकांतर पुष्पन कहलाता है। यहाँ पे देखिए और भी आगे बात ये कह रहा है, कुछ पादप पूरे जीवन काल में केवल 1 बार पुष्प पैदा करते हैं, जैसे अगेव या बाँस। अब देखिए अगेव का फूल देखिएगा, अगेव, अगेव का फूल देखिएगा, तो ये पौधा जो है अपने जीवन में मात्र 1 ही बार फूल खिलेगा, फिर उसके बाद ये पौधा बर्बाद हो जाएगा लेकिन फूल नहीं खिलेगा। अगेव में होता है। दूसरा बार क्या होता है? बाँस में। क्या होता है? किसमें होता है? बाँस में होता है। हम दिखा रहे हैं आप लोग को, ठीक ना? बाँस में होता है, ठीक? बाँस में मतलब जीवन भर में मतलब 1 ही बार पुष्पन उसमें आएगा। बाँस का भी फूल होता है, तो हाँ, बहुत लोग तो देखे भी नहीं होंगे बाँस का फूल, ठीक ना? ये 50 से लगभग 100 वर्ष में होता है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है, देखिए बाँस की प्रजाति अपने जीवन काल में सामान्यतः 50 से 100 वर्ष बाद
पुष्पन एक बार पैदा करते हैं। देखिए बांस की जो प्रजाति है कितने वर्ष बाद 50 से 100 वर्ष, 50 से 100 वर्ष के बाद मतलब एक बार पैदा लेगा। हो सकता है आप लोग देखें जिंदा रहें या नहीं रहें, अभी तो 50 वर्ष के हो नहीं रहे हैं होंगे, तो लेकिन हम देखे हैं। अब मेरे कोचिंग में स्टूडेंट लोग लगाया था, हम भी देखे नहीं थे, मतलब हम घूम के नहीं देखे थे। स्टूडेंट को जब पढ़ाए ना तो वो लोग लाया बांस के फूल, ठीक ना, तो हम भी देखें। यहाँ पे 50 से 60 वर्ष बाद होता है, मतलब पुष्प लेता है। बड़ी संख्या में फल बनते हैं और मर जाते हैं। बांस में कायिक प्रवर्धन होता है, इसलिए लैंगिक जनन का इस पौधे में बहुत महत्व नहीं रह पाता। अब देखिए कायिक प्रवर्धन द्वारा जब पौधा मन जनन कर लेगा तो उसमें लैंगिक जनन करना है जी, नहीं ना, तो नहीं करना है। वैसे पौधे जिनके जीवन काल में एक बार पुष्पन होता है मोनोकार्पिक कहलाता है। बात समझिए, तो जीवन में एक ही बार मतलब होता है। तो एक होता है अगेव के फूल है, क्या है, अगेव। तो अगेव के फूल क्या है, मोनोकार्पिक है। अगेव के फूल क्या है, मोनोकार्पिक है। और बांस भी जीवन में एक बार पुष्पन होता है, तो बांस भी क्या है, ये मोनोकार्पिक है। आप लोग अगेव और बांस को याद रखिए, मोनोकार्पिक है। पूरा जीवन में एक ही बार फूल देखने के लिए मिलेगा, खिलेगा। एक दिन नहीं, कई दिन रहता है, 10-15 दिन 20 दिन रहता है फूल, लेकिन एक ही बार रहेगा, अब जितना दिन चल जाए, ठीक ना। चलिए यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे समझिए आप लोग, मोनोकार्पिक कहलाता है। बांस की तरह एक दूसरा पौधा है, बांस की तरह एक दूसरा पौधा है जिसका नाम बता रहे हैं आप लोग को, जिसका नाम है स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना। स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना। अभी देखिए ये पौधा अजीब नाम है आप लोग को, स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना, ठीक। इसे नीला कुरेंजी कहता है। आमतौर पे इसको क्या कहता है, नीला कुरेंजी। नीला कुरेंजी का इंटरनेट पे फोटो सर्च करके देख सकते हैं, है ना। कहता है यह पौधा 12 वर्ष में एक बार पुष्पित होता है। अब कह रहा है 12 वर्ष में एक बार पुष्पित होता है। ये प्रश्न आप लोगों को कई बार एग्जाम में आया भी है, कौन सा ऐसा पौधा है जो 12 वर्ष में मात्र एक बार पुष्पन लेता है, 12 वर्ष पे एक बार पुष्प फड़ेगा, तो वो है नीला कुरेंजी। आमतौर पे नीला कुरेंजी देता है, नहीं तो ऐसे भी रह सकता है, स्ट्रॉम्बिलैंथस कुंथियाना भी रह सकता है, ठीक ना। विगत दिनों 2006 में, कब में, 2006 में, यानी आज से बहुत दिन पहले 2006 में इस पौधे में इतने अधिक पुष्प बने थे कि केरल और कर्नाटक और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के किनारे पुष्पों का कालीन बिछ गया था। कालीन मतलब चादर का, ये पुष्प का एकदम मोटा मोटा सा चादर बिछ गया था, इतना फूल उसमें लेता है। तो ये कहाँ पे, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पहाड़ी में ये लेता है। 12 वर्ष में लिया था, तो ये 2006 में जो हुआ था पूरा कालीन बिछ गया था, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कहिए, जंतुओं में किशोरावस्था के बाद आकारिकी, आकारिकी से मान लीजिए हमारा शरीर आकार लेने लगेगा, लड़कियों का शरीर आकार लेने लगेगा, स्तन का विकास हमारा भी, जैसे मान लीजिए पुरुष में दाढ़ी का विकास, आवाज़ का विकास, गलगंड का विकास, इस तरह से होता है। लेकिन लड़कियों में भी कुछ विकास होता है। तो कह रहा है आकारिकी तथा शरीर क्रिया विज्ञान में बदलाव आता है। शरीर क्रिया विज्ञान में क्या आता है, बदलाव आता है। और उसके बाद उसमें प्रजनन व्यवहार होता है। उसके बाद क्या होगा, प्रजनन माने फिर से वो जनन करने योग्य बन जाएगा, माता पिता बनने योग्य हो जाएगा। पुरुषों में दाढ़ी मूछ का आना, महिलाओं में स्तन का बढ़ना, ऋतुस्राव आदि से प्रजनन अवस्था का पता लगाया जा सकता है। विभिन्न जीवों में जनन प्रवस्था को विविध अवधि होती है। यहाँ पे अवधि मतलब समय अलग अलग होता है, ठीक ना। तो खैर उससे हम लोग को मतलब, जैसे मान लीजिए हमारा दाढ़ी आ गया, तो हम क्या मतलब ये संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, यानी करने का मतलब है यहाँ पे किशोरावस्था हमारा आ चुका था, आराम से आ चुका है। किशोरावस्था में छोटा मोटा पतला या थोड़ा बहुत मतलब दाढ़ी मूछ आने लगता है। महिलाओं में स्तन का विकास होने लगता है, ये बात आप लोग को पता ही दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोग को और समझते हैं कि लैंगिक जनन में कई लाभ है, बहुत सारा लाभ है लैंगिक जनन से। तो लैंगिक जनन में कई सारा लाभ है। लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति अनुवांशिक दृष्टि से भिन्न होते हैं। अनुवांशिक दृष्टि से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, और मतलब अलग होते हैं। लैंगिक जनन से मान लीजिए हमारा संतान दुगो होगा, तो हम लैंगिक जनन होगा, इसे थोड़ा होगा कि चलते चलते हमें स्माइल करेंगे उसमें लड़का पैदा हो जाएगा, ऐसा है। मतलब लैंगिक जनन मतलब लैंगिक संबंध बनाना पड़ेगा। तो लैंगिक जनन के लाभ ये है, तो दोनों का अनुवांशिक दृष्टि से क्या होगा, भिन्न होगा। अगर हम जाँच करवाएंगे दोनों लड़का अलग अलग होगा, है ना। चलिए इस संतति को, इस संतति में जो आसपास के वातावरण के अनुकूल होते हैं वहीं जीवित रहते हैं और जनन की क्रिया द्वारा नए संतान को जन्म देते हैं। यह संतति वातावरण के अनुकूल होती है और स्पीसीज को बढ़ाने में मदद करती है। जब ऐसा जब बात आ गया आप लोग को, तो ये क्या करती है संतति, ये वातावरण के अनुकूल होती है और स्पीसीज को बढ़ाने में मदद करती है, अपनी संख्या बढ़ाने में मदद करती है। चलिए यहाँ पे आप लोग को और देखिए, यहाँ पे आप देखिए कह रहा है सरीसृप
मतलब रेप्टाइल्स मतलब रेंग के चलने वाला। पक्षी मतलब बर्ड से। स्तनपायी मतलब मैमेल से मतलब ये जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। में जनन के दौरान आंतरिक निषेचन होता है। इसमें क्या होता है? आंतरिक निषेचन मतलब पेट के अंदर निषेचन होगा। मतलब बात समझ रहे हो ना आप लोग? मतलब पेट के अंदर का या नहीं, मतलब कुछ विशेष सिस्टम होता है। जैसे मनुष्य में होता है तो मनुष्य में फैलोपियन नालिका में निषेचन होगा। निषेचन होकर जाइगोट बनेगा, जाइगोट जाएगा गर्भाशय में तो बच्चा पलने लगेगा, भ्रूण कहलाएगा। लेकिन मान लीजिए सभी स्तनपायी में अलग अलग होता है, लेकिन कह रहा है यहाँ पे निषेचन होता है। जलीय जीव जैसे शैवाल और मछलियों में बाह्य निषेचन होता है। जैसे बाह्य निषेचन जो अंडा देने वाला है ना, तो वो बाह्य निषेचन बाहरी कर लेता है निषेचन। और जो मतलब अंतर निषेचन है, जैसे जो जीव है तो अंतर निषेचन है, ठीक ना। तो यहाँ पे बाह्य निषेचन और अंतर निषेचन जानते होंगे। साधारणतः प्रकृति में रहने वाले पक्षी केवल मौसम आने पर ही अंडे देते हैं। देखिए प्रकृति से मान लीजिए कोई पक्षी है, चिड़िया है, हमारे वातावरण जंगल में इधर उधर घूमती है, तो क्या विशेष मौसम आता है तभी अंडा देता है। परंतु कुक्कुट फॉर्म, क्या कुक्कुट फॉर्म आमतौर पे बोलचाल की भाषा में इसको मुर्गी फॉर्म भी कहा जाता है, यानी पोल्ट्री फॉर्म। तो कुक्कुट फॉर्म में मुर्गियाँ वर्ष भर अंडा देती है। वर्ष भर मतलब सालों भर अंडा देती है। तो सालों भर अंडा देती है क्योंकि अंडा का इस्तेमाल भी ज़्यादा है। इसलिए ये संभव हो पाता है कि इन मुर्गियों को ही मनुष्य के उपयोग के लिए अंडे देने के लिए विकसित किया गया है। जैसे मान लीजिए मुर्गी को विकसित किया गया है तो मनुष्य को अंडा देने के लिए विकसित किया है, तो मनुष्य को अंडे की आपूर्ति कराती रहेगी। ये यह संरक्षण में रहने वाले पक्षियों पर लागू होता है। मतलब सालों भर ये अंडा देना होता है तो मुर्गी ही देती है, अन्य पक्षी नहीं देती है। क्यों? क्योंकि जो जिसका हम संरक्षण करेंगे, बचाव करेंगे, वही ना सालों भर देगी जी। यानी कहने का मतलब जो है यह संरक्षण में रहने वाले पक्षियों पर लागू होता है। जो पक्षी संरक्षण में है या जिसको बचाया जा रहा है उसी पे ये लागू होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मादा मेढक के शरीर से अंडे निकलकर पानी में जाते हैं और उनमें निषेचन क्रिया होती है। बात समझिए इसमें। जैसे मादा मेढक अंडा दे देती है, सीधा बात अंडा दे देगी। तो अंडा दे देगी तो अंडा पे नर मेढक मेढक अपना लार्वा छोड़ेगा। क्या करेगा? लार्वा छोड़ देगा और ये निषेचित हो जाएगा अंडा। अब बाहरी निषेचित होगा, मतलब बाह्य निषेचन होता है मतलब ये मेढक में। तो बाह्य निषेचन होता है तो ये नर मतलब ये मेढक मतलब उसको निषेचित कर गया अपना लार्वा छोड़ के। तो लार्वा से बन जाएगा प्यूपा, और प्यूपा से बनेगा टैडपोल, और टैडपोल से बनता है मेढक। तब जाके वो वृद्धि करता है। यहाँ पे आप लोग को और भी कुछ बात देख लीजिए। यहाँ पे कर नर तथा मादा छिपकली के संगम से निषेचन अंडे बनते हैं जो वृद्धि करके नए जीव बनते हैं। देखिए छिपकली में अंडा देती है, लेकिन इस तरह से नहीं कि छिपकली अंडा दे देगी अब पुरुष वाला छिपकली आएगा उसको निषेध कर देगा, नहीं। पहले ही निषेचन होता है तब जाके अंडा देती है। यानी निषेचन पहले ही होता है तब जाके अंडा देती है। छिपकली में ये बात होता है, ये कला होता है। लेकिन मेढक में नहीं है, मेढक पहले ही अंडा दे देगा तब जाके उसको नर भाग जाके मतलब नर वाला जाके उसको निषेचित करेगा। चलिए यहाँ पे देखिए अब मेढक का विकास कैसे होता है। मेढक बना है तो दुनिया में कैसे बना है? जैसे देखिए यहाँ पे मेढक यहाँ पे देख रहे होंगे अंडा। तो मेढक यहाँ पे अंडा है और अंडा के मतलब ये विकास करके ये अंडा है और विकास करके इस तरह से बनते बनते इस तरह से बनेगा, फिर इस तरह से बनेगा, फिर इस तरह से। अब यहाँ पे टर्ड हो गया। टर्ड विकसित कर गया और धीरे 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 क्या होगा, इसमें पूंछ जैसा रहता है। टर्ड में पूंछ जैसा रहता है, एकदम बुझाएगी मछली है। इसे यहाँ पे देखिए समझ में आएगा मछली है, ये भी मछली है क्योंकि पूंछ है। पूंछवा दिख रहा है आप लोग को, लेकिन पूंछवा क्या होता है ना, मतलब धीरे धीरे झड़ता रहता है। ये भी देख लीजिए थोड़ा थोड़ा मेढक बन रहा है, थोड़ा सा मेढक बन रहा है, फिर मेढक बनने लगा और पूंछ जो था झड़ने लगा। इसमें नीचे वाला में देख रहे हैं, तब पूंछ झड़ते झड़ते फिर से हई बना, है ना। अच्छा उसके बाद यहाँ पे ये बन गया, फिर ये बना, फिर ये बना, तब ये जो बड़ा वाला दिख रहा है एकदम लास्ट में बना होगा, एकदम वयस्क मेढक बन गया। तो इस तरह से मेढक बनता है। चलिए मेढक के अंडा नहीं देखें तो मेढक के अंडा देख लीजिए कितना मतलब संख्या में देती है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पूरा अंडा फैलाया है। और मतलब छिपकली नहीं, मतलब मेढक अगर इसको निषेधित कर लेगा तब जाके ये मतलब जो अंडा है उसमें क्या होने लगेंगे, जीव पैदा मतलब पनपने लगेंगे। यहाँ पे जो कि देख सकते हैं, यहाँ पे चलिए चित्र को दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए ये सब क्या है, मतलब मतलब ये मतलब मेढक का ये आप लोग को अंडा ही है। मेढक का अंडा है तो देखिए विकसित हो रहा है। यहाँ पे टर्डपोल दुगो आँख दिखाई दे रहा होगा, दो और ये पूंछ जैसा भाग दिखाई दे रहा है। यानी जस्ट इसके जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको? जस्ट मान लीजिए इसके जैसा दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए मतलब इसके जैसा दिखाई दे रहा है, इसके जैसा। ये टर्डपोल ले रहा है, टर्डपोल का रूप ले रहा है। धीरे धीरे टर्डपोल बन जाएगा और टर्डपोल बढ़ते 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 पूंछ झड़ जाएगा और तब जाके छोटा मेढक से बड़ा मेढक मतलब वयस्क मेढक बन जाएगा और तब जाके इस तरह से मेढक में क्रिया चलता है।
तो चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। आप लोग को जो अगला वीडियो आएगा अगला चीज़ पढ़ने के लिए मिलेगा। बस अगला वीडियो का इंतजार कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।